नमस्कार सभी को, मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज से हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर ऐसे भी आप कह सकते हैं कि क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर जो कि सेकेंड ईयर का सेमेस्टर है। तो उसके लिए हम फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ेंगे और आप जानते हैं जो आपका पेपर है इसमें उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी एंड मॉडर्न ऑप्टिक्स। ठीक है जी। तो जो पेपर है उसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जैसा कि मैं सिलेबस डिस्कशन की वीडियो में आपको बता चुका हूँ ये सब बेसिक बातें। तो उनमें से हम पार्ट ए जो है उसे स्टार्ट कर रहे हैं आज से, जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। ठीक है जी। हिंदी में कहेंगे वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है। तो बुक का नाम क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। लेकिन जो एक नाम से इसे बोलते हैं, सबसे ज़्यादा प्रचलित यानी सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेम है इसका, इस बुक का, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। क्लियर है। तो इस बुक का नाम हम भी ज़्यादा यही यूज करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या है, तो इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकी। ठीक है जी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रो और मैग्नेट, इलेक्ट्रो यानी एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है ना, चार्ज से रिलेटेड है, आवेश से, और मैग्नेट आप जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड, इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है और जो मैग्नेटिज्म है, यानी जो वैद्युत है और जो चुंबकत्व है, ये दोनों फिजिक्स की अलग अलग ब्रांच हैं, है ना। लेकिन आप जानते हैं बायो और सावर्ट नाम के दो साइंटिस्ट हुए, आपने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा है। तो बायो और सावर्ट नाम के दो साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में एक रिलेशन स्थापित किया, स्टेब्लिश किया। आप जानते हैं ना क्या होता है बायो सावर्ट का लॉ। बायो सावर्ट का नियम क्या था कि भाई जब किसी तार में धारा प्रवाहित कर दी जाती है ना, इफ़ वी फ्लो द करंट इन एनी कंडक्टर वायर, तो क्या होता है, देयर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द वायर। तो तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्लियर है। तो इसका मतलब है करंट, इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिसिटी से आपने क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नेटिज्म, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इफेक्ट तो होता होगा ना चुंबकीय क्षेत्र पर या मैग्नेटिज्म पर। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इफेक्ट किस पर है, मैग्नेटिज्म पर। ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स की अलग ब्रांच थी, मैग्नेटिज्म जो फिजिक्स की अलग ब्रांच थी, दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, ऐसा बायो और सावर्ट ने प्रूफ करके दिखाया। ठीक है। फिर उनके बाद एक साइंटिस्ट हुए फैराडे ने जीवन अपना इसी के लिए समर्पित किया कि जो बायो और सावर्ट ने किया मैं उसका विपरीत करके दिखाऊंगा, उसका अपोजिट करके दिखाऊंगा। और उन्होंने क्या किया, तो आप जानते हैं बायो और सावर्ट ने इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस किया कि भाई किसी वायर में करंट फ्लो किया और फिर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। तो बायो और सावर्ट के बाद फैराडे ने ये करने का प्रयास किया कि आप मैग्नेटिज्म से या मैग्नेटिक फील्ड से क्या प्रोड्यूस करें, इलेक्ट्रिक करंट। उनका प्रयास विपरीत था। ठीक है। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कोयल और मैग्नेट लेकर के। तो उन एक्सपेरिमेंट के परिणाम स्वरूप उन्होंने कोयल और मैग्नेट वाले जो एक्सपेरिमेंट था उसे पढ़ेंगे आप, और 12th में भी आपने पढ़ा होगा। तो उसके माध्यम से उन्होंने क्या बताया, आपको याद है फैराडेज लॉ कि जब किसी कोयल के कुंडली के मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स में चेंज करते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है जिसे आप प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यदि कोयल क्लोज्ड सर्किट बनाती है ना, बंद परिपथ बनाती है, तो एक धारा भी बहने लगती है, करंट फ्लो होने लगता है। इस करंट को इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो किसके कारण होगा, मैग्नेटिक फील्ड के कारण।
तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज किया तो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, चुंबकीय फ्लक्स में, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, और यदि कोयल क्लोज्ड सर्किट बनाती है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के प्रोड्यूस होने के बाद इंड्यूस्ड करंट भी प्रोड्यूस हो जाएगा। इसका मतलब है फैराडे ने क्या किया, फैराडे ने मैग्नेटिज्म की हेल्प से, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करके दिखाया। यानी जो बायो और सावर्ट ने किया था, फैराडे ने उसका जस्ट अपोजिट काम किया। कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से एक रिलेशन स्थापित हुआ किस किस के बीच, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच। पहले माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी अलग है, मैग्नेटिज्म अलग है। ठीक है जी। तो आज की क्लास तो बिल्कुल इंट्रोडक्टरी रखेंगे। तो मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, ठीक है जी। तो यानी अब इलेक्ट्रिसिटी को अलग नहीं पढ़ते, अलग पढ़ते हैं लेकिन दोनों में रिलेशन है तो साथ ही पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी वाला जो पोर्शन है, जो फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी, और जो मैग्नेटिज्म फिजिक्स की ब्रांच है, उन दोनों को जब साथ पढ़ते हैं तो आप उसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है जी। यानी वैद्युत के बारे में भी और चुंबक के बारे में भी जब आप साथ साथ पढ़ते हैं और इन दोनों का एक दूसरे पर इफेक्ट देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म पर क्या इफेक्ट है, मैग्नेटिज्म का इलेक्ट्रिसिटी पर क्या इफेक्ट है ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, मैग्नेटिज्म क्या है, तो ये सब बातें आप इस बुक में पढ़ेंगे, है ना। मैंने इसका इंट्रोडक्शन देने का प्रयास किया। तो वैद्युत चुंबकीय आपको समझ में आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स कहते हैं, और वैसे नाम क्या है इसका, यदि आप देखना चाहें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत। ठीक है जी। अब हम इसकी फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, है ना। कौन कौन सी 4 यूनिट है वो सिलेबस की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। लेकिन आप चाहें तो नोट्स से पहले अपना सिलेबस, मतलब 4 यूनिट के नाम आप लिख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यूनिट फर्स्ट को देखें। यूनिट फर्स्ट में लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप जानते हैं, है ना। ये तो 12th क्लास में आप पढ़ के आए हैं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 2 चैप्टर पढ़े हैं ना आपने। जो 12th में फर्स्ट 2 चैप्टर्स थे वो किसके चैप्टर थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। ठीक है। और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, स्थैतिकी। ठीक है, स्थैतिकी। ये भी ठीक है फिजिक्स की एक ब्रांच है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की तरह ही ये भी क्या है, फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है। तो यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, है ना। तो मैंने समझा तो दिया ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स क्या होता है। तो एक बार आप यदि लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे भाई, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम स्टडी करते हैं। और किसके बारे में स्टडी करते हैं, अबाउट द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। क्लियर है। एंड देयर इंटर रिलेशन, है ना, THEIR, देयर माने उनके अंतर संबंधों के बारे में भी बात करते हैं। एंड देयर इंटर रिलेशन। क्लियर है। तो इसका मतलब समझ में आया, फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में और उन दोनों का आपस में संबंध क्या है, रिलेशन क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। तो फिजिक्स की उस ब्रांच को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। ठीक है जी। इसके बाद देखो, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात है तो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हो। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और इसमें आप क्या लिखेंगे, देखो ध्यान दो, ये तो आप जानते ही होंगे। इलेक्ट्रो जो स्टैटिक्स है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इलेक्ट्रो का मीन्स आप जानते होंगे क्या होता है, इलेक्ट्रो का मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, और स्टैटिक्स मीन्स क्या होता है, रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन। ठीक है जी। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है, चार्ज, और रेस्ट पोजीशन होता है स्टैटिक मीन्स। ठीक है जी। तो स्टैटिक्स, ठीक है जी, स्टैटिक्स का मीन्स क्या है, रेस्ट पोजीशन। कर लेंगे। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें चार्ज की रेस्ट पोजीशन का अध्ययन किया जाएगा, स्टडी किया जाएगी, है ना। इसका या ऐसे कह सकते हो, यानी फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें चार्ज की स्टडी की जाती है, लेकिन कब, जब वो रेस्ट में हो, है ना। स्टैटिक का मतलब क्या होता है, रेस्ट में। तो इसका मतलब है जब चार्ज किस में रहे, रेस्ट में रहे, आवेश, है ना।
तो तब फिजिक्स की जिस ब्रांच की स्टडी मतलब फिजिक्स की जिस ब्रांच में आप स्टडी करते हैं, है ना, स्टैटिक चार्ज की या रेस्ट पोजीशन में चार्ज की, है ना, तो उसे आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्लियर है? तो आप इसमें लिख सकते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट, किसके बारे में, अबाउट द रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्ज। ठीक है, या ऐसे कह सकते हो अबाउट द चार्ज एट रेस्ट पोजीशन, चार्ज की रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं, या चार्ज की रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं, या रेस्ट पोजीशन में स्टडी करते हैं चार्ज की, बात एक ही है। ठीक है जी, तो यानी आवेश का अध्ययन किया जाता है और किस अवस्था में, स्थिर अवस्था में। तो इसकी डेफिनेशन आप लिख लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ठीक है, आवेश जब रुका हुआ है तब उसका अध्ययन कर लेंगे। अब फिर चार्ज क्या है, तो थोड़ा चार्ज के बारे में देख लेते हैं इसके बाद, है ना। तो इसके बाद हेडिंग डाल लो चार्ज। ठीक है जी, चार्ज के बारे में आप पढ़ लो। तो इसे कहते हैं आवेश। ये सब बेसिक बातें हैं, आप पढ़ चुके हैं, 10th में भी चार्ज को पढ़ा, 12th में भी पढ़ा, तो ज़्यादा बताना नहीं है, बस मेन, ताकि आप कनेक्टेड हो जाएं, है ना, टॉपिक से जुड़ जाएं, बस केवल इतना बताना है ना। बाकी तो मेन टॉपिक तो अब आपके अलग हैं, है ना, तो उन टॉपिक्स की ओर ही हम चलेंगे जल्दी से, 1-2 लेक्चर में बेसिक बातें करके। तो देखो, चार्ज यानी आवेश, है ना, तो ये क्या होती है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी। ठीक है जी, यानी कि एक मूल गुण है ना, एक मूल विशेषता है किसी पदार्थ की, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। अब आप एक बात सुनो ध्यान से, जैसा आप जानते थे ना, फंडामेंटल प्रॉपर्टी मास भी होती है किसी सब्सटेंस की, है ना, तो उसी प्रकार एक प्रॉपर्टी और है। आप एक बात सुनो, किन्हीं दो बॉडीज के बीच यूनिवर्स में क्या लगता है, एक फोर्स लगता है अट्रैक्शन का, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ के अनुसार, है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आपने पढ़ा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो लगता है वो किसके कारण लगता है, आपको याद है, G m1m2/r²। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मासेस के कारण लगता है, नहीं लगता। तो इसका मतलब है मास तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण किन्हीं दो बॉडीज के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करता है। ठीक है जी, और आपको याद है 12th में पढ़ा है आपने कूलॉम्स लॉ, है ना, यहाँ भी पढ़ लेंगे हम, है आपके सिलेबस में। क्या होता है, K Q1 Q2/r²। देखो खुद, Q1 क्या है, Q1 Q2 क्या है, चार्जेस है, आवेश है। तो इसका मतलब है चार्जेस के कारण, भाई कोई दो बॉडी है, इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है, तो चार्जेस के कारण, आवेशों के कारण जो फोर्स लगता है उसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, वैद्युत बल कहते हैं। तो किन्हीं दो बॉडीज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल, जिस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण लगता है ना, उसे ही आप क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। बात समझ में आई भाई, वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी जिसके कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है किन्हीं दो बॉडीज के बीच, उसे आप मास कहते हैं। और वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है ना, जिसके कारण किन्हीं दो बॉडीज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, वैद्युत बल लगता है, तो उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी को आप क्या कहते हो, चार्ज कहते हैं। ठीक है जी, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस। ठीक है जी, ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होता है, ड्यू टू विच कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, जिसके कारण, यानी उस फंडामेंटल प्रॉपर्टी के कारण क्या वर्क करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी वैद्युत बल वर्क करता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच, किन्हीं दो बॉडीज के बीच। कर लोगे? तो चार्ज क्या है मैंने बेसिकली आपको बता दिया है। इसकी भी लैंग्वेज डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, यही जो मैंने बोली है आपके सामने। ठीक है जी, तो लिख लेंगे ना, तो लिख लेंगे चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना।
चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एनी सब्सटेंस ड्यू टू विच, जिसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क्स बिटवीन एनी टू बॉडीज। ठीक है, जिसके कारण वस्तुओं पर क्या लगता है, क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि वैद्युत बल। कर लोगे? तो चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है, आप समझ गए होंगे और आपको पता है। इसे आप किससे डिनोट करेंगे? ठीक है जी, तो देखो चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, आपको पता है, लिख देना चार्ज इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, यूनिट यानी मात्रक, है ना। तो इसकी यूनिट है कूलम। ठीक है जी, कूलम एक साइंटिस्ट है जिनके नाम से इसकी यूनिट को, मात्रक को प्रदर्शित किया जाता है। तो कूलम यानी कैपिटल सी से आप इसे यूनिट को, मात्रक को डिनोट करते हैं। ठीक है जी, और फिर आपको पता है नेक्स्ट लाइन से आप लिख सकते हैं चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, है ना। चार्ज दो प्रकार के होते हैं, फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड इज निगेटिव चार्ज। क्लियर है, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है जी, अब एक बात और सुनो, आप एक बताओ किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो कितना होता है भाई, फॉर्मूला आप जानते हैं, Q बराबर NE। ठीक है जी, और मैं आपको बता दूं, आपको पता भी है, सारी बेसिक बातें हैं आज की, तो है ना, आप लोगों को कोई समस्या आएगी नहीं। N बराबर क्या है, N बराबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, E होता है फंडामेंटल चार्ज। ठीक है जी, E क्या है, फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज आप समझते हैं ना, फंडामेंटल चार्ज को आप एलिमेंट्री चार्ज भी कहते हैं। ठीक है जी, एलिमेंट्री चार्ज यानी हिंदी में कहेंगे मूल आवेश, है ना। हिंदी में क्या कहते हैं दोनों को, फंडामेंटल चार्ज, है ना, एलिमेंट्री चार्ज को हिंदी में क्या कहते हैं, मूल आवेश। ठीक है जी, तो मूल आवेश स्मॉल ई से आप प्रदर्शित करते हैं, है ना, और इसकी वैल्यू आप बताएं क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है। तो यानी यदि किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन हो, n इलेक्ट्रॉन हो, तो आप लिखेंगे इफ, इतना लिखने के बाद इफ स्मॉल n बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी बॉडी। ठीक है जी, देन द चार्ज ऑन दैट बॉडी। ठीक है, उस बॉडी पर चार्ज कितना होगा, नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे Q बराबर NE, और फिर वेयर करके बता देंगे। वेयर करके n बताने की जरूरत नहीं है, शुरुआत में लिखवा दे, वेयर करके बस E बता देना। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में तो देखो आए, है ना। ये तो सबसे पहली बात है कि भाई पढ़ाने का किसी भी शिक्षक को इस तरीके से प्रयास करना चाहिए कि उसके विद्यार्थियों को बातें समझ में आए। तो एक तो भाई प्रथम प्रयास तो यही रहता है हर किसी शिक्षक का। और दूसरा प्रयास क्या है, दूसरा प्रयास ये है कि आप लैंग्वेज लिखना सीख जाएं। प्रारंभ से ही, है ना, जब से भी पढ़ाना स्टार्ट किया है, यही प्रयास रहा मेरा कि आप लैंग्वेज को याद ना करें, है ना। चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, वो लैंग्वेज को याद ना करें, है ना, बल्कि अपनी लैंग्वेज खुद बनाएं। तो इस तरीके से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा, दूसरी बात। और तीसरी बात, आप लैंग्वेज मतलब नोट्स जो हैं वीडियो लेक्चर को सुन करके ही बना सके, इस तरीके से भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप सबसे अच्छा तरीका यही होता है क्लास करने का कि आप क्लास को करें तो फिर पेपर और पेन ले करके बैठे, है ना। लेक्चर देख आप वैसे भी सकते हैं, मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि आप लेट करके, है ना, और आराम की विश्राम की मुद्राओं में बैठ करके भी लेक्चर को देख सकते हैं। लेकिन उससे माइंड एक तो इतना एक्टिव नहीं रहता है ना, इतनी सीरियसनेस और सिंसियरिटी भी नहीं रहती है, क्योंकि शरीर आराम में आ जाता है। और चंद्रशेखर आज़ाद जी कहते थे कि ये शरीर इस तरीके से बना हुआ है, इसे जितना आराम दोगे ना, मतलब शरीर जितना आराम पाता है, वो कहते थे उतना आराम चाहता है ना। इसका मतलब है जितना आराम दोगे उतना ही आराम चाहेगा ये। और हमारे
पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी ने भी कहा कि आराम हराम है, सब जानते हैं। तो ये बातें वही हैं, यानी जो देश आगे कैसे बढ़ेगा जब देश के लोग मेहनती होंगे, तो और हम भी आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना, यदि हम मेहनती होंगे। तो इन दोनों बातों से यही मिलता है सीखने को। और मैं अपनी मूल बात पे आता हूँ कि आप लेक्चर को बहुत अलर्ट होकर के देखें, पेन और पेपर, रफ बाइंडर जो भी आपके पास है उसे, है ना, नोट करते हुए लेक्चर को अटेंड किया करो, है ना। तभी क्या है, सारे नोट्स एक तो आपके बन जाएंगे लेक्चर के साथ साथ ही। हालांकि मैं पीडीएफ नोट्स भी दूंगा आपको, लेकिन पीडीएफ नोट्स जो है इतना समय तो मिल नहीं पाता है अपने आप लिखने का, तो मैं ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। तो अभी है ना, थोड़ा ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने में समय लगेगा, तो नोट्स आपको, है ना, धीरे धीरे मिलेंगे। लेकिन फिलहाल, और नोट्स मिले ना मिले, मैं आपसे सभी से आग्रह करता हूँ कि अपने नोट्स खुद बनाते चलें। जो भी स्टूडेंट अपने नोट्स खुद बनाता है, दूसरे के नोट्स को याद नहीं करता है, बल्कि अपनी लैंग्वेज खुद बनाता है और अपने नोट्स खुद बनाता है, वो स्टूडेंट बहुत आगे जाता है, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। ठीक है जी। तो और उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि नोट्स बनाने में, है ना, उसे ध्यान ज़्यादा देना पड़ेगा उस स्टूडेंट की तुलना में जो लेट करके या आराम से हाथ पे हाथ रख करके लेक्चर को अटेंड कर रहा है। उससे ज़्यादा तो ध्यान लगाना पड़ेगा उसे, तो ज़्यादा ध्यान लगाएगा तो ज़्यादा सीखेगा, है ना। तो ये भी एक मनोविज्ञान होता है। तो इसलिए आप नोट्स लेक्चर के साथ साथ ही बनाते चलें। बाकी बाद में पीडीएफ नोट्स आपको मिलते ही हैं, मिलेंगे, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, है ना। क्लियर है। और सुनो विशेष रूप से बात, आपका टेलीग्राम चैनल है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है जी। तो मैं आता हूँ मूल विषय पर। तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चार्ज के बारे में, ठीक है, 2 प्रकार का होता है, ये भी बता दिया। ठीक है जी। अब देखो एक बात और सुनो, चार्ज के बारे में कुछ विशेष बातें, विशेष क्या, ये सब बातें आपको पता ही है ना। देखो क्या बात है, नोट करके लिख सकते हो आप। क्या बात है, एक तो यही बात है कि भैया यदि एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है, या एक चार्ज नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, तो आपको पता है कौन सा बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, है ना। भाई समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात तो पढ़ के आए हैं आप 12th में। ठीक है, समान है दोनों, तो इसका मतलब है ये कैसे चार्जेस हैं, ये है सेम चार्जेस। ठीक है, सेम कह दो या लाइक कह दो, तो ये है सेम चार्जेस या लाइक चार्जेस, यानी समान, है ना। लाइक माने और सेम माने समान होता है। तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित, यानी प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसे आप कहते हैं रिपल्सन फोर्स। ठीक है जी। कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन। क्लियर है। और यदि एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, या एक चार्ज नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, तो आप बताएं विपरीत आवेशों के बीच क्या लगता है, आकर्षण का बल लगता है, जिसे आप अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है जी। तो ये अपोजिट चार्जेस हैं। कैसे चार्जेस हैं, अपोजिट। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप लिख देना, देखो या तो अपोजिट कह लो, अपोजिट है या नहीं, या अनलाइक कह लो, लाइक का, है ना, उल्टा क्या है, अनलाइक। ठीक है जी। और यहाँ पे एक वर्ड और यूज कर सकते हो, डिफरेंट। भाई डिफरेंट चार्जेस के बीच भी कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स, एक प्लस दूसरा माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है जी। तो इसका मतलब है इस तरीके से, ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात भी आप जानते हैं। ठीक है, कर लोगे। और चार्ज मैंने आपको पढ़ा दिया, और चार्ज को पढ़ने के बाद, ठीक है, फिर हम चलेंगे चार्ज डेंसिटी पर। तो चार्ज में कोई ऐसी बात जो मैंने ना बताई हो वो तो होगी नहीं। एक बात और है, लिख देना, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, जिसे आप अदिश राशि कहते हैं। ठीक है जी। तो चार्ज में डायरेक्शन तो है नहीं, केवल क्या है, मैग्नीट्यूड है, इसी कारण आप इसे स्केलर क्वांटिटी यानी कि अदिश राशि कहते हैं। कर लोगे। तो चार्ज की सारी बातें मैंने बताई, कुछ यदि छुट्टी होगी
है ना, वही है, कुछ बातें निकल जाती हैं, हर समय माइंड में नहीं रहती। तो चार्ज की यदि कोई इंपॉर्टेंट बात छूट जाए तो वो मैं अगले लेक्चर में या पीडीएफ में बता दूंगा आपको, है ना। ठीक है जी। तो यहाँ तक का मतलब स्क्रीनशॉट लेते चलो बीच बीच में, हालांकि स्क्रीनशॉट की कोई ज़रूरत नहीं है, यदि आप साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हैं तो कर लोगे। इसके बाद देखो हम चलते हैं चार्ज डेंसिटीज़ पर, है ना। किस पर चलेंगे? चार्ज डेंसिटी। तो इसके बाद आप हेडिंग डालें चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी। तो आप हेडिंग डालेंगे चार्ज डेंसिटी। ठीक है जी। इसे हिंदी में क्या कहेंगे? आवेश घनत्व। ठीक है जी। चार्ज डेंसिटीज कहेंगे या हिंदी में कहते हैं आवेश घनत्व। ठीक है। तो देखियो आपको पता है चार्ज डेंसिटी, है ना। किस चार्ज डेंसिटी यानी एकांक लंबाई, एकांक क्षेत्रफल या एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है जी। तो एकांक लंबाई, भाई कोई वस्तु ऐसी हो सकती है जिसमें केवल लंबाई लंबाई हो, चौड़ाई मोटाई उसकी बहुत नगण्य हो, है ना। जैसे कि कोई वायर है, तार है, तो उसकी लेंथ ही लेंथ है, तो उस वायर की यूनिट लेंथ पर, एकांक लंबाई पर, है ना, उस वायर की यूनिट लेंथ पर जो भी चार्ज होगा उसे आप, है ना, चार्ज डेंसिटी कहेंगे। और उसकी यूनिट एरिया पर, यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसका एरिया है, जैसे सरफेस ही है, पृष्ठ, तो सरफेस का पृष्ठ का तो एरिया होता है क्षेत्रफल, तो यूनिट एरिया पर जो चार्ज होगा वो भी चार्ज डेंसिटी है। और यूनिट वॉल्यूम पर यानी एकांक आयतन पर, भाई कोई वस्तु 3D है, जैसे कोई बॉल है, तो उसके भीतर आयतन है ना पूरा, और सरफेस सब कुछ मिला के सब जगह, तो यूनिट वॉल्यूम पर यानी कि एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को भी आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है जी। इसका मतलब आवेश घनत्व की कोई अपनी परिभाषा यदि आप लिखना चाहते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि एकांक आयतन है, एकांक क्षेत्रफल है या एकांक लंबाई है। ठीक है जी। यानी यूनिट लेंथ है, यूनिट एरिया है या यूनिट वॉल्यूम है, आप तीनों को एक साथ कह देंगे, है ना। तो क्या कहेंगे? और इसी के आधार पर चार्ज डेंसिटी भी आपका 3 टाइप का हो जाएगा। तो पहले आप लिख सकते हो, भाई डेंसिटी तो आप जानते हो ना, यानी यूनिट में कितनी है, कितना है चार्ज, है ना, चार्ज की अमाउंट कितनी है यूनिट में। तो आप इसमें लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? मैंने कहा द अमाउंट ऑफ चार्ज, आवेश की वह मात्रा, है ना, द अमाउंट ऑफ चार्ज जो कहाँ है, द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ। ठीक है, कहाँ पर है? ऑन यूनिट लेंथ। ठीक है जी। या आप कह सकते हो एरिया, या आप कह सकते हो वॉल्यूम। ठीक है जी। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी। ठीक है जी। क्लियर है? द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑफ एनी बॉडी। ठीक है, यानी किसी वस्तु के एकांक लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है जी। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ, एरिया, वॉल्यूम ऑब्लिक करके है, इनमें से कोई एक होगा, ऑफ एनी बॉडी इज नोन एज, इसे आप क्या कहते हैं? चार्ज डेंसिटी। क्लियर है आपको ये? और चार्ज डेंसिटी जो है ना, नेक्स्ट लाइन से लिखना, चार्ज डेंसिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। चार्ज डेंसिटी कितने प्रकार की है? आवेश घनत्व 3 प्रकार का होता है। तो चार्ज डेंसिटी इज ऑफ 3 टाइप्स। और नंबर फर्स्ट हेडिंग डाल दो कि नंबर फर्स्ट चार्ज डेंसिटी कौन सी है। ठीक है, हालांकि ये सब चीज़ें बेसिक हैं तो आप जानते हैं, 12th में पढ़ के आए हैं। क्या कहते हैं? पहला है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसे हिंदी में कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है जी। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं, और इसका फॉर्मूला है Q/L। ठीक है जी। क्या फॉर्मूला है? Q/L। समझ गए? इसका मतलब है, आपको डेफिनेशन बनाने के लिए आपको पता है नीचे वाली क्वांटिटी को क्या मानना होता है, 1, L को 1 मीटर मान लो, तो लैम्डा Q के बराबर आएगा या नहीं। इसका मतलब ये हुआ
कि लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा जो है वो कुछ अलग नहीं है, बल्कि वो चार्ज का अमाउंट ही है, चार्ज ही है, लेकिन कौन सा चार्ज, जो किसी बॉडी की यूनिट लेंथ पर उपस्थित है, अवेलेबल है। क्लियर है? तो इसका मतलब आप हिंदी में कह सकते हैं किसी वस्तु की एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। तो आप क्या कहेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्ज, यहाँ पे कहा था ना ऑन यूनिट लेंथ, बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये दोनों हट जाएंगे, लेंथ रहेगा। तो द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ एनी बॉडी, ठीक है, ब्रैकेट में वायर भी लिख सकते हो, इज नोन एज, कोमा लगा के, इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। और नेक्स्ट लाइन से लिखना, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। इसे आप किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से डिनोट करते हैं, ठीक है। फिर आपको बताना पड़ेगा क्यू क्या है, एल क्या है, तो आप लिखेंगे इफ क्यू बी द चार्ज, है ना, ऑन स्मॉल एल लेंथ, यदि स्मॉल एल लेंथ पर चार्ज कितना है, क्यू है, तो इफ क्यू बी द चार्ज ऑन स्मॉल एल लेंथ ऑफ द बॉडी, देन करके लिखना, देन लीनियर चार्ज डेंसिटी, और नेक्स्ट लाइन में फॉर्मूला लिखना और इसे बॉक्स में बंद कर देना, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी यूनिट बता दो, यानी मात्रक। भाई चार्ज की तो कूलाम है और लेंथ की है मीटर, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलाम पर मीटर, ठीक है जी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर। कर लोगे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप इसे कर लेना, और डायमेंशन भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हो, हालांकि अब इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। डायमेंशन देखो, इसकी TA है और इसकी हो जाएगी L, ठीक है जी। चार्ज की TA होती है, लेंथ की L होती है, तो L की पावर -1 TA, L को पहले लिखा जाता है, फिर T को, फिर A को, क्रम होता है ना इनका लिखने का। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, इसे आप कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें आपको नहीं होगी, ठीक है जी। और दूसरा देखो, एक बात और देख लो, यदि स्मॉल फॉर स्मॉल, है ना, स्मॉल के लिए करें तो लैम्डा बराबर हो जाएगा DQ अपॉन DL, ठीक है जी। इस तरीके से देख लो, जैसे एक वायर है, इसकी पूरे की लेंथ तो L रही होगी, और जिस पर चार्ज कितना है, Q है, लेकिन एक स्मॉल लेंथ मान ली मैंने इस वायर की, भाई पूरे पर चार्ज फैला हुआ है, ठीक है जी, पूरे पर चार्ज फैला हुआ है, प्लस प्लस मान लो कितना है पूरे पर चार्ज, प्लस Q, और इसकी लेंथ कितनी है, L। पूरे पर जो चार्ज है वो प्लस Q है, और इसकी लेंथ कितनी है, स्मॉल L, ठीक है जी। तो प्लस Q चार्ज है, स्मॉल L लेंथ है, तो इसकी जो स्मॉल लेंथ है, सूक्ष्म लंबाई है, मैंने DL मान ली, और DL पर जो चार्ज है मैंने कितना मान लिया, DQ। तो स्मॉल के लिए यदि आप करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला हो जाएगा और ये डायग्राम हो जाएगा, ठीक है जी। कर लोगे। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी के बाद इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, दूसरे पे हम चलेंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका नाम क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और इसे आप कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या कहते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसे आप लैम्डा से डिनोट नहीं करते, बल्कि किससे करते हैं, सिग्मा से, और L के स्थान पर A आ जाएगा, एरिया, क्षेत्रफल, ठीक है जी, और यूनिट हो जाएगी मीटर का स्क्वायर अपॉन में, यहाँ भी स्क्वायर, तो यहाँ पावर हो जाएगी 2। क्लियर है। और देखिए यदि स्मॉल के लिए करें तो क्या हो जाएगा, स्मॉल के लिए हो जाएगा आपका सिग्मा बराबर DQ अपॉन DA, ठीक है जी। और जो डायग्राम है वो आपका इस तरीके से हो जाएगा, कोई सरफेस है जिसका एरिया A था, इसका ये सूक्ष्म भाग है स्मॉल एलिमेंट जिसका एरिया DA है, इस पूरे पर चार्ज है, ठीक है, पूरे पर चार्ज है, लेकिन ये जो स्मॉल चार्ज है मान लो कितना है, DQ, पूरे पर जो चार्ज था वो प्लस Q है। तो अब बताओ सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, लिखा तो है DQ अपॉन DA। DQ क्या है, स्मॉल चार्ज है, मतलब चार्ज है जो स्मॉल एरिया DA पर उपस्थित है। कर लोगे। तो इसकी भी डेफिनेशन आप ऐसे ही दे सकते हो, ठीक है। क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ चार्ज और ऑन यूनिट एरिया, बस एरिया आएगा। और इसके बाद देखो तीसरे वाला, जो तीसरा है आपका वो हो जाएगा वॉल्यूम। इसे आप, है ना, किससे डिनोट करते हैं, रो से,
और ए की जगह क्या आ जाएगा v, ठीक है। यहाँ भी रो और ए की जगह क्या आ जाएगा v, ठीक है जी। और यहाँ 3 पावर हो जाएगी, यहाँ भी 3 है ना, यहाँ 3, क्लियर है। तो इस तरीके से इसे अभी आप कर लेंगे। और इसका जो डायग्राम है वो 3D हो जाएगा, है ना। 3D कैसे, ऐसे एक क्यूब बना दो इस तरीके से, ये 3D डायग्राम है या नहीं, और इसके अंदर भी एक क्यूब बना दो छोटा सा। तो इस पर जो चार्ज था वो dq था, मान लो प्लस dq सारे पर, और इसका जो वॉल्यूम था, नहीं सारे पर जो चार्ज है q था, इसका जो वॉल्यूम था वो v था, लेकिन ये जो स्मॉल एलिमेंट माना है इसका वॉल्यूम मान लो dv है, तो इसका चार्ज कितना है प्लस का dq, ठीक है। तो फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, रो बराबर क्या हो जाएगा dq अपॉन dv, कर लोगे इसे। तो चार्ज डेंसिटी क्या है, तीनों टाइप की मैंने आपको बता दी। यहाँ पर वॉल्यूम वर्ड आ जाएगा डेफिनेशन में, और सारी चीज़ें सेम रहेंगी, कर लोगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, है ना, कमेंट बॉक्स में आपको आज का लेक्चर कैसा लगा, और साथ में कुछ समस्याओं का यदि सामना करना पड़ा हो तो भी आप अपनी समस्याओं को बताइए, नहीं तो समझ में आया तो बताइए, और आगे के लिए क्या निर्देश है वो भी बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अच्छे से पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।